स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार की गरीब बेटियां भी अब डॉक्टर इंजीनियर बन सकेगी। जहाँ दरअसल बात यह है कि अब बिहार में आर्थिक रूप से यानी कि पैसे की कमजोरी की वजह से बेटियां अब भी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनती है। अब ये सपना उन बेटियों के लिए पूरा होने वाला है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि जिनके पास पैसे की कमी है। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार में चल रही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र से 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक की बेटियों के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था लागू की जा रही है। ये व्यवस्था संबंधित विद्यालयों की कक्षाओं में ही होगा, जिससे हर साल 5834 छात्राएं लाभान्वित होंगी। इसके लिए प्रतिदिन 2 घंटे तक ऑनलाइन कक्षाएं चलेगी, जिसमें 2 वर्ष फाउंडेशन कोर्स और फिर 1 वर्ष का टारगेट कोर्स शामिल है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला के साथ MOU किया है। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। वहीं पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भाजपा और फिर चुनाव आयोग पर जमकर के हमला बोला। इस यात्रा को लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने वोटर अधिकार यात्रा पर बोलते हुए कहा कि हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया है। ये जनसुराज का डर है कि पिछले 20 वर्षों से चली आ रही पेंशन 400 से बढ़कर के 1100 रुपये हो गई है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा है कि रसोइयों का वेतन दोगुना हो गया है। अब जनता से डर खत्म हो गया है और उनके पास नया विकल्प आ गया है। जब प्रशांत किशोर भी चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गई है। जब वहीं पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि आप लोग इस यात्रा को महत्व दे रहे हैं, लेकिन ये यात्रा नहीं है, ये पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। राहुल गांधी ये यात्रा किस लिए कर रहे हैं? वे क्या चाहते हैं कि 10-15 लाख लोग जो मर चुके हैं और जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं उनका नाम ना हटाया जाए? दोस्तों कभी कभी सड़क हादसे केवल दर्दनाक नहीं होते हैं, बल्कि अफरा तफरी और चौंकाने वाले घटनाक्रमों को भी जन्म देते हैं। जब बिहार के अररिया जिले के 3 युवकों की बाइक दुर्घटना में पूरी मेडिकल टीम और परिजनों को हरकत मचा दिया। जहाँ कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के झुनी पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक की जबरदस्त टक्कर में 3 युवक मारे गए। 2 की घटनास्थल पर ही मौत हुई, जबकि तीसरे को अस्पताल ले जाया गया। जब परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर ने उसे मृत घोषित करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि वे जिंदा था। हंगामा होने पर डॉक्टर ने फिर से जांच की और मृत्यु की पुष्टि की। जहाँ अररिया जिले के 3 युवक शहाबुद्दीन उर्फ मोदी, रंजीत रजक और 60 वर्षीय मोहम्मद नाजाम बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 बाइक आपस में भिड़ने के कारण युवक की वहीं पर मौत हो गई, 2 युवक की। वहीं पर तीसरे युवक को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पर परिजनों का आरोप है कि हमने तीसरी बॉडी को देखी और उसको छुआ और उसमें हरकत देखी गई, जिससे उन्हें लगा कि वह जिंदा है। आनंद फानन में परिजन उसे फिर से इमरजेंसी वार्ड में लेकर के आए और हंगामा शुरू कर दिया। या डॉक्टर ने फिर से जांच की और मृत घोषित कर दिया। वहीं पर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके अफरा तफरी को शांत किया और पोस्टमार्टम करके कार्रवाई पूरी की। वहीं पर इस घटना को लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है। RJD ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि GMCH पूर्णिया में जिंदा मरीज को मृत बता करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। निकम्मी और भ्रष्ट भाजपा नीतीश सरकार में बिहार की अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था में हर रोज हो रही आम जन की भारी दुर्गति। दोस्तों बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज से शुरू हो रही है। सासाराम से पटना तक की इस 1300 किलोमीटर की यात्रा का आगाज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव किए हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में ये बड़ी विडंबना है कि लोगों से वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है। मैं तेजस्वी यादव आपको आश्वस्त करता हूं कि वोट देने का अधिकार की लड़ाई शिद्दत के साथ लड़ूंगा। या तानाशाही चाहे जितनी भी बढ़ जाए, पर लोकतंत्र मरने नहीं दूंगा। यह एक बिहारवासी अपना वोट डालेंगे, आपके बेटे का वादा है। इसी आवाज़ को मुखर करने और फिर न्याय पाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग का रवैया लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। बिहार वासियों के साथ देश भर की 140 करोड़ जनता भावनात्मक रूप से हमारे साथ है, ये कहना है तेजस्वी यादव का।
दोस्तों बिहार का मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। जब पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर लगातार चला, इसके बाद फिर से बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ा है, लेकिन एक बार फिर से अब मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर बारिश और फिर वज्रपात की आशंका है, जबकि अगले 3 दिनों की मौसम की जानकारी भी दी गई है, जहाँ कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं पर IMD पटना ने अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, बांका, बेगूसराय, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पर रविवार को शाम इन जिलों में बारिश और ठंड का गिरने की आशंका है। गोपालगंज, जहानाबाद, नालंदा और लखीसराय में भी येलो अलर्ट जारी किया है। दोस्तों पटना के लोगों के लिए रेलवे ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने पटना वासियों के लिए अगले साल मार्च तक वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात देने की तैयारी की है। इस कड़ी में पटना पूर्णिया के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और फिर पटना जंक्शन नई दिल्ली और फिर पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जाएगा। इस नई ट्रेन चलाने को लेकर के यात्री सर्विस शुरू कर दिया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार पटना दिल्ली के बीच चल रही अमृत भारत में हमेशा टिकट के लिए मारामारी की स्थिति रहती है। यात्रियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए पटना नई दिल्ली के बीच एक जोड़ी और अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वहीं पर वर्तमान में सीमांचल के जिलों के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस से पटना जाने के लिए कटिहार जाना पड़ता है। जब पूर्णिया से ट्रेन का परिचालन शुरू होने से इसके इलाके के लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं पर गया, नई दिल्ली, मुजफ्फरपुर, हावड़ा और सहरसा, नई दिल्ली के बीच भी अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन की तैयारी की गई है। जब पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन चलाने के लिए रूटों का सर्वे किया जा रहा है। जब सर्वे के बाद ट्रेन संचालन की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को बिहार के सासाराम पहुंचे, जहां से वोटर अधिकार यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, VIP प्रमुख मुकेश सहनी समेत विपक्षी दलों के दिग्गज का जुटान हुआ। जब कार्यक्रम में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। लंबे समय के बाद पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव आमने सामने हुए। जब लालू यादव गाड़ी में सवार होकर के जा रहे थे, तभी पप्पू यादव वहां पहुंचे और लालू यादव से आशीर्वाद लिया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले अंतिम बार दोनों की मुलाकात लोकसभा चुनाव के पहले हुई थी, जब पप्पू यादव खुद लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। उसके बाद जाप का विलय कांग्रेस में कराया था। बाद में जब राजद ने पूर्णिया सीट पर दावा ठोक दिया था, तो पप्पू यादव से लालू परिवार के रिश्ते में खटास आई थी। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के लिए बिहार आए। रविवार को सासाराम में कार्यक्रम हुआ, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला और दोनों ने एकजुट होने का संदेश भी दिया। वहीं पर राजद नेता तेजस्वी यादव और फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में एकजुटता का संदेश दिया। दोनों ओपन जीप पर सवार होकर के कार्यक्रम में शामिल होने लोगों के बीच में से गुजरे। इस दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद गाड़ी की स्टीयरिंग थामी। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन करते दिखे। जब गाड़ी पर VIP पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी इन दोनों के साथ सवार रहे। वहीं पर सासाराम से शुरू हुए वोटर अधिकार यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक साथ तिरंगा थामा। वहीं पर राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के भाषण दिया और सत्ता पक्ष पर हमला किया। वहीं पर सासाराम के कार्यक्रम में मंच पर बैठे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई, जब उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद गिलास में पानी भर करके दिया। वहीं पर वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई, तो फिर रविवार को सासाराम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुए गर्मजोशी से मिले, राहुल गांधी ने भी उनका स्वागत किया। वहीं पर वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम के मंच पर तेजस्वी यादव और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगल बगल बैठे थे। दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करते रहे। दोस्तों क्या एक मुसलमान अगला उपराष्ट्रपति होने जा रहा है देश में? दरअसल बात यह है कि जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई है। जब भाजपा और NDA ने अपने उम्मीदवार को
अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श शुरू कर दिया है। जब उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप देने के लिए 17 अगस्त को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। वहीं पर इस दौर में कई प्रमुख नाम सामने आए, जिनमें एक मुस्लिम दिग्गज का नाम आगे चल रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी भाजपा संगठन के संभावित उम्मीदवारों में शामिल है। जहाँ उनके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शामिल है। वहीं पर आरएसएस के विचारक देशाद्रिचारी का भी नाम संभावित उम्मीदवारों की सूची में है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान एक प्रमुख दावेदार के तौर पर माना जा रहा है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कैंसर के 7 लक्षणों के बारे में, जिन्हें अनदेखा किया तो हो सकता है कि जान पर बनाए। दरअसल बात है कि WHO के यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कैंसर लोगों की मौत का दूसरा सबसे बाद का कारण है, जो हम आपको भी बताएंगे। दरअसल कैंसर में प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, लिवर, थायराइड और लंग्स इत्यादि बुरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। जब वहीं पर महिलाओं में सर्वाइकल और फिर ब्रेस्ट कैंसर सबसे अधिक देखा जाता है। इस बीमारी का इलाज बहुत लंबा चलता है। इसमें ठीक होने की चांस तब सबसे अधिक होते हैं जब आप इनके लक्षणों को जल्द पहचान लें। कैंसर जितना कम स्टेज में होता है, मरीज के ठीक होने के चांस उतने बढ़ जाते हैं। तो कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में बात किया जाए, लंबी खांसी। जब वैसे तो खांसी का आना बड़ी ही आम समस्या होती है। हालांकि यदि ये जिद्दी खांसी हो और लंबे समय तक जाए नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, खास करके तब जब खांसी के साथ आपको खून भी निकले। ऐसे में आप फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। नंबर दूसरा है डिप्रेशन। वैसे तो टेंशन और डिप्रेशन का होना पारिवारिक, सामाजिक और फिर आर्थिक कारणों के चलते भी होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये ब्रेन में ट्यूमर होने का संकेत भी हो सकता है। इसलिए यदि आप बिना किसी कारण के टेंशन, स्ट्रेस और फिर डिप्रेशन महसूस करें तो फिर डॉक्टर को दिखाएं। नंबर तीसरा है मल में खून। यदि आपको मल के दौरान खून आने लगे तो फिर रेक्टल या फिर कॉलन कैंसर का साइन हो सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे, पाइल्स यानी कि बवासीर के मरीजों को मल में खून का निकलना सामान्य बात होती है। वहीं पर बेमतलब वजन का घटना। यदि आप कोई वर्कआउट और हैवी एक्सरसाइज नहीं करते और फिर भी आपका वजन तेजी से कम हो रहा है तो ये भी एक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। इस स्थिति में आपको वजन कम करने के कारणों का पता लगाना चाहिए। वहीं पर पांचवा है भूख नहीं या फिर कम लगना। यदि आपकी भूख अचानक से कम हो गई है तो ये भी कैंसर की निशानी हो सकती है। हालांकि भूख ना लगने के पीछे भी और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिहाज से इसे चेकअप करवाना ठीक है। वहीं पर है छठा नंबर पर है बार बार बीमार पड़ना। यदि कोई शख्स बार बार बीमार पड़ता है तो फिर ये भी एक संकेत हो सकता है कि उसे कैंसर हो सकता है। इस स्थिति में अपना फुल बॉडी का चेकअप करवाना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों के साथ मिलकर के सरकार चलाते हैं। आपका पूरा धन इन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि हमने लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना चाहिए, आरक्षण की 50% की दीवार तोड़ना चाहते हैं। हमारे दबाव में मोदी सरकार ने कह दिया है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, मगर वे सही नहीं कराएंगे। जब उन्होंने वादा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जाति जनगणना करा करके 50% की दीवार ढाएंगे। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा है कि SIR के माध्यम से जो वोटों की चोरी की जा रही है उसे हम पूरे बिहार की जनता को दिखाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान और मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। हम गरीबों की वोट की चोरी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बाद चुनाव आयोग ने जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। या लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। जहाँ भी ये नए वोटर आए वहाँ पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ, लेकिन बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में SIR के जरिए जो वोट चोरी हो रही है जब वे पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा और फिर विधानसभा के वोट चोरी किए जा रहे हैं। बिहार में वोट चोरी करना चाह रहे हैं। हम सब ये कहने आए हैं कि हम उन्हें वोट चोरी नहीं करने देंगे। बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। जब गरीबों, कमज़ोर वर्ग के लोगों के पास सिर्फ वोट है, इसलिए हम वोट चोरी करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि अब ये बात छिपी नहीं है। पहले देश को मालूम नहीं था कि वोट की चोरी कैसे की जाती है, अब पूरे देश को मालूम चल गया है। जहाँ भी चोरी की जा रही है, महाराष्ट्र, बंगाल, असम, बिहार में इनकी चोरी पकड़ करके जनता को दिखाएंगे। वहीं पर उससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक में वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के
वोट मिले, वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने मना कर दिया। हमने कर्नाटक में जांच शुरू की, पता चला है कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने प्रेस वार्ता में कहा तो फिर चुनाव आयोग ने हमसे शपथ पत्र मांगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोग प्रेस वार्ता करते हैं तो फिर उनके शपथ पत्र नहीं मांगा जाता है। हमने उनसे सीसीटीवी वीडियोग्राफी मांगी तो फिर मना कर दिया गया। दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बिहार में वोट चोरी और फिर एसआईआर के आरोपों को लेकर के एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लिए सभी राजनीतिक दल समान है, जब चुनाव आयोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसके अलावा अपनी बात रखते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार 18 साल की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदाता बनना चाहिए और फिर मतदान भी करना चाहिए। वहीं पर आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण के माध्यम से होता है। जब फिर चुनाव आयोग समान राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए सभी समान है, कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का हो। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में सभी मतदाताओं, बूथ स्तर के अधिकारियों और फिर सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1,60,000 बीएलए ने मिलकर के एक मसौदा सूची तैयार की है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से हमेशा खुले हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और फिर सभी बूथ स्तरीय अधिकारी पारदर्शी तरीके से मिलकर के काम कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं और वीडियो प्रशंसा पत्र भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और फिर उनके द्वारा नामित बीएलओ के ये सत्यापित दस्तावेज, प्रशंसा पत्र या तो उनके अपने राज्य स्तरीय या फिर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज करके भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, एनडीए के मिशन बिहार का 23 अगस्त से आगाज शुरू होने वाला है, क्योंकि हर दिन यहां पर 14 विधानसभाओं में सम्मेलन किया जाएगा। जी हां, बिहार में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के बीच एनडीए ने भी चुनाव की तैयारी तेज कर दी है, जिसको देखते हुए एनडीए का विधानसभा सम्मेलन 23 अगस्त से शुरू होगा। हर दिन 14 विधानसभाओं में कार्यक्रम होगा, जिसके लिए 14 टीमें बनाई गई है। एनडीए सम्मेलन की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि बिहार विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन 23 अगस्त से 24 सितंबर तक चलेगा। ये सम्मेलन 7 चरणों में पूरा होगा, जिसमें पहले चरण में 42 विधानसभाओं और फिर दूसरे चरण में भी 42 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। वहीं पर कुल 243 विधानसभाओं में ये आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन औसतन 14 सभाएं आयोजित होगी। एक महीने में 18 दिन सम्मेलन होंगे। वहीं पर 14 सम्मेलन को 14 टीमों में बांटा गया है, जिसका नेतृत्व एनडीए के वरिष्ठ नेता करेंगे। हर टीम में 7 सदस्य होंगे। टीमों के नेतृत्वकर्ता संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, उमेश कुशवाहा, श्रवण कुमार, रामनाथ ठाकुर, रत्नेश सदा, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, शीला मंडल, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राजभूषण निषाद, राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद और 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आजकल हमारे इलाके के लोग काफ़ी ज़्यादा फैटी लिवर की वजह से परेशान रहते हैं। फैटी लिवर, आपको बता दो कि 5 वजहों से फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। फैटी लिवर की समस्या युवाओं में तेज़ी से अपना शिकार बनाने लगी है। भाग दौड़ भरी जिंदगी और फिर अनहेल्दी फूड हैबिट्स लोगों को इस बीमारी की चपेट में ले रही है। आपको बता दूं कि लिवर में फैट ज़्यादा जमा होने से फैटी लिवर की परेशानी शुरू होती है। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो फिर ये धीरे धीरे गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। वहाँ पर फैटी लिवर कोई भी लाइलाज समस्या नहीं है, बस ज़रूरत है अपने खाने पीने और फिर जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करने की, या कुछ घरेलू नुस्खे और फिर हेल्दी आदतें अपना करके आप ना सिर्फ इस समस्या को बच सकते हैं। फैटी लिवर की समस्या की बड़ी वजह असंतुलन आहार बन रहा है। ज़्यादा तेल और फिर मसालेदार फूड का सेवन और फिर जंक फूड लिवर पर दबाव डालते हैं और इससे लिवर पर फैट जमा होने लगता है। वहीं पर जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उन्हें फैटी लिवर होने की समस्या पैदा हो सकती है। लगातार अल्कोहल पीने से लिवर की कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है और फिर इस वजह से फैट जमा होने लगता है। वहीं पर फैटी लिवर होने का एक बड़ा कारण शरीर फैटी होना और फिर फिजिकल वर्क ना करना होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि अपने वजन को कंट्रोल में रखा जाए और नियमित एक्सरसाइज की जाए।
वहीं पर डायबिटीज़ और फिर हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। वहीं पर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल का बैलेंस बिगड़ने पर लिवर पर असर पड़ता है, जैसे फैटी लिवर की समस्या पैदा हो सकती है। वहीं पर लंबे समय तक कुछ दवाइयाँ जैसे स्टेरॉयड और या फिर पेन किलर लेने से भी लिवर में फैट जमा हो सकता है। ऐसे में दवाओं के दुष्प्रभाव से बचने के लिए चिकित्सकीय सलाह को नियमित लेना जरूरी है। वहीं पर फैटी लिवर से बचने के लिए हेल्दी सब्जियां खाएं। जी हाँ, वहीं पर साबुत अनाज, फल और फिर फाइबर युक्त भोजन करें। तेलीय और तला हुआ भोजन कम खाएं। वहीं पर रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलना या फिर योग करना लिवर की सेहत के लिए लाभकारी है। वहीं पर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से दूरी, जहाँ अल्कोहल पूरी तरीके से छोड़ दें और फिर स्मोकिंग से बचें। वहीं पर ग्रीन टी का सेवन करें, जहाँ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फैट को कम करने और लिवर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ जानकारी के लिए है। केडीबी लाइव इनकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी सलाह या फिर सुझाव को अमल में लेने से पहले किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। दोस्तों, बिहार में राशन डीलर अब अनाज नहीं चुरा पाएंगे। दरअसल जन वितरण प्रणाली की दुकान में पॉश मशीन लगने के बाद अनाज नहीं मिलने की शिकायत तो बहुत हद तक दूर हुई है, लेकिन कम अनाज मिलने की शिकायत अब भी बराबर है। इसी शिकायत को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहाँ इधर डीलर की भी उस शिकायत को दूर करने का इंतजाम किया जा रहा है, जहाँ जिसमें वे भी गोदाम से कम अनाज मिलने का रोना रोते हैं। जहाँ अब राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली की दुकान में पॉश मशीन के साथ एक हाईटेक वेट मशीन भी जुड़ा होगा, जो किसी लाभुक को कितना अनाज मिला है इसकी गवाही देगा। वहीं पर इस पूरे फैसले की जानकारी बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह ने पूर्णिया स्थित अपने आवास में दी है। जो वहीं पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए लेसी सिंह ने कहा कि सन 2005 से पहले गरीबों के लिए सरकारी अनाज लेना बड़ा जंग जीतने का समान था। डीलरों की फटकार तक सहनी पड़ती थी। 6 माह तक अनाज नहीं मिलता था। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला लक्ष्य ये रहा कि अनाज के बिना कोई भी गरीब भूखे पेट नहीं सोए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगातार काम किया, पॉश मशीन लगने से अनाज नहीं मिलने की शिकायत दूर हो गई। जहाँ इधर कम अनाज मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री के स्तर पर से अब गोदाम से लेकर के जन वितरण प्रणाली दुकान तक हाईटेक वेट मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कुल 110 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस मशीन के लग जाने से डीलरों की भी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें गोदाम से अनाज मिलता है, इसलिए उन्होंने कम अनाज दिया है। इधर लाभुक को भी डीलर चाह करके कम अनाज नहीं दे पाएंगे। इस वेट मशीन का खासियत है यह है कि इसका ऑटोमेटिक लिंक मुख्यालय से होगा और डीलर या फिर अन्य अधिकारियों के लिए भी कोई भी तर्क नहीं होगा। वहीं पर उन्होंने कहा है कि सरकार और फिर विभाग का ये ऐतिहासिक फैसला है और इसका बड़ा लाभ गरीबों को मिलेगा। जहाँ वहीं पर डीलरों की एक बड़ी मांग राज्य सरकार ने मान ली है। अब डीलरों को भी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दशहरा, दीपावली, छठ और फिर ईद सहित कई अन्य बड़े पर्वों पर छुट्टी रहेगा। जहाँ उस दिन जन वितरण प्रणाली की दुकान खोलने का दबाव उन पर नहीं होगा। दोस्तों, बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है बेगूसराय से, जहां पर 23 अगस्त को जिला नियोजनालय में एक दिवसीय जॉब कैंप लगाया जा रहा है, रोजगार मेला। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बेगूसराय या फिर आसपास के जिले की है तो ये अच्छी खबर है, जिसमें 100 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। जो युवा बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। यदि आप बिना लिखित परीक्षा की एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो बस सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करके आए। यहाँ श्रम संसाधन विभाग और फिर जिला नियोजनालय बेगूसराय ने 23 अगस्त को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया है, जो ITI मैदान के पास संयुक्त श्रम भवन में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जम करके हमला बोला है। एनडीए सरकार को नकलची सरकार बता दिया है, नकलची सरकार। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने मौजूदा राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उसे नकलची सरकार करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं उन्होंने पहले की थी, अब वही बातें मौजूदा सरकार दोहरा करके जनता को भ्रमित कर रही है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 1500 रुपये पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, ये सरकार अब 1100 रुपये की बात कर रही है। हमने डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही थी, अब सरकार भी वही कर रही है। हमने कहा था कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, ये सरकार अब 125 यूनिट देने की घोषणा कर रही है। हमने फॉर्म भरने की फीस पूरी तरीके से माफ़ करने की बात कही थी, अब सरकार भी फॉर्म फीस कम करने की बात कह रही है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि ये सरकार सिर्फ
उनकी नीतियों की नकल कर रही है, लेकिन जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो फिर वादे नहीं बल्कि काम करके दिखाएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्याएं बेरोजगारी पलायन और फिर गरीबी है। उन्होंने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर राज्य में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, IT पार्क और फिर सेज विकसित किए जाएगा। बिहार में एजुकेशनल सिटी और फिर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था का विकास होगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर माताओं और फिर बहनों के खाते में 25 रुपए प्रति माह डाले जाएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी अब अचेत अवस्था में हैं। उन्हें 20 साल और मोदी जी के 11 साल से देख लिया है, जब दोनों ने सिर्फ जनता को ठगा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी जी ने बिहार में चीनी मिल खोलने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। वहीं पर तेजस्वी यादव ने 17 महीने में रीगा की चीनी मिल फिर से चालू कर दिखाया है। वहीं पर उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि आज बिहार में आपराधिक सरकार चला रहे हैं। हर जगह अपहरण और लड़कियों के साथ गलत काम किया जाता है। ये सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरीके से फेल हो गई है। दोस्तों, बिहार की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बेहद अहम परियोजनाएं बक्सर ताप बिजली का उद्घाटन जल्दी होगा। 22 अगस्त को गया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1320 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं। उन्होंने ही 9 मार्च 2019 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था, जहां इसके उद्घाटन के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हालांकि इससे जुड़ी आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित इस परियोजना की पहली यूनिट का परीक्षण लगातार चल रहा है और फिर इसकी चिमनी लगातार ही धुआं उगलते देखी जा रही है। यह परियोजना की पहली यूनिट को जून 2023 और फिर दूसरी यूनिट को अक्टूबर 2023 में ही कमीशन करने का लक्ष्य था। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सासाराम में मतदाता अधिकार यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चोरों को हटाओ और भाजपा को भगाओ, हमारी पार्टी को जिताओ, किसी भी कीमत पर वोट चुराने वाली भाजपा को नहीं आने देना चाहिए। वहीं पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, खड़गे जी, आप सभी एकजुट होकर के भाजपा को उखाड़ फेंकें, लोकतंत्र को मजबूत करें। राहुल गांधी, खड़गे जी, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। लालू ने कहा है कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम लेके चलो कलकत्ता। वहीं पर लालू जब भी ये गाना गुनगुनाते हैं तो फिर उनका इरादा विरोधी को ऐसा धक्का देना होता है कि वे दूर चला जाए, इसलिए वे कहते हैं कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम लेके चलो कलकत्ता। वहीं पर राहुल गांधी ने कहा है कि जब हमने थोड़ी जांच पड़ताल की तो फिर पता चला है कि इलेक्शन कमीशन ने जादुई तरीके से महाराष्ट्र में 1 करोड़ मतदाता बना दिए। जहां भी नए मतदाता आए वहां भाजपा गठबंधन जीत गया। भाजपा को सभी नए मतदाताओं के वोट मिले। हमने शिकायत की है, हमने कर्नाटक में जाँच शुरू कर दी है और फिर सभी रिकॉर्ड का मिलान किया है। इसके अलावा उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने मेरा हल्फनामा मांगा है। दोस्तों, बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड पुल बनकर के तैयार हो गए हैं। अब 22 अगस्त को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दरअसल बात यह है कि NHAI ने बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मोकामा के ओंटा और फिर बेगूसराय के सिमरिया के बीच गंगा नदी पर 6 लेन वाले अत्याधुनिक एक्स्ट्रा डोज्ड पुल का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। 22 अगस्त को पीएम मोदी गया से इस पुल का उद्घाटन करेंगे। वहीं पर यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर स्थित एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे अब यातायात के लिए खोल दिया गया है। ये उत्तर और फिर दक्षिण बिहार के बीच एक नई जीवन रेखा के रूप में काम करेगा। यह करीब 1871 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये परियोजना 8.15 किलोमीटर लंबी है, जिसमें मुख्य पुल के अलावा दोनों ओर फिर 4 लेन के संपर्क पथ शामिल है। इसके चालू होने से क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। अब तक भारी और फिर वाणिज्यिक वाहनों को उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की यात्रा के लिए पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु या फिर पुराने राजेंद्र सेतु का लंबा और फिर अक्सर जाम वाला मार्ग अपनाना पड़ता है। वहीं पर इस नए पुल की वजह से अब विशेष रूप से बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी और फिर अररिया जैसे उत्तरी जिलों में से शेखपुरा, नवादा और फिर लखीसराय जैसे दक्षिणी जिलों की ओर जाने वाली वाहनों की यात्रा दूरी में लगभग 150 किलोमीटर की कमी आई है। इससे न केवल यात्रा समय की बचत होगी बल्कि ईंधन खपत और फिर परिवहन लागत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बड़ा लाभ होगा। चुनाव आयोग विपक्ष को अपना दुश्मन मान रहे हैं, ये कहना है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का। जी हाँ, मुकेश सहनी ने वोटर अधिकार यात्रा के शुरू होने के पहले सासाराम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ये यात्रा है
उन्होंने कहा है कि हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, ना कि यहाँ राजतंत्र बनाना है। आज जिस तरह से वोट की चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, ये पूरे देश को पता है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग विपक्ष को अपना दुश्मन मान करके काम कर रहा है। वहीं पर बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है। आज हमारे पास वोट है तभी देश में बदलाव हुआ है। वोट नहीं होता तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव नहीं बनते। उन्होंने कहा है कि अगर आज वोट का अधिकार नहीं होता तो फिर मल्लाह का बेटा बिहार की में मंत्री नहीं बनता। उन्होंने लोगों से वोट की रक्षा की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। वहीं पर देश को चलाने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों की ज़रूरत बताया है। वहीं पर चुनाव आयोग को साफ सुथरा चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है। पर उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग साफ सुथरा चुनाव कराने की जिम्मेदारी है चुनाव को, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष को अपना दुश्मन मान करके काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जबकि आज छुट्टी का दिन है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में बदलाव होगा और फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, आने वाले समय में हम सभी के लिए काम करेंगे। दोस्तों, अब गांव वाले भी शिक्षकों पर नज़र रख सकेंगे। दरअसल बात यह है कि सरकारी स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर निगरानी के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने नया आदेश जारी कर दिया। अब शिक्षकों की निगरानी मुखिया, वार्ड सदस्य और फिर गांव वाले भी कर सकेंगे। मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्रामीण जनता और फिर अन्य किसी को ये सूचना प्राप्त होती है कि कोई भी शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक विद्यालय में हाजिरी लगा कर के गायब हैं, तो फिर वह इसकी सूचना विभागीय कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 14417 और फिर 180034544417 पर दे सकते हैं। वहीं पर इसकी जांच करके शिक्षकों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण और फिर अनुशासन सुनिश्चित हो सके। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज करके निर्देश दिया है कि प्रधान शिक्षक और फिर प्रधानाध्यापक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति पर कड़ाई से नजर रखें और फिर सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक समय पर विद्यालय आएँ एवं समय से विद्यालय छोड़ें। वहीं पर सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति विद्यालय परिसर के अंदर आकर के दर्ज करेंगे। जो शिक्षक की विद्यालय परिसर के बाहर से उपस्थिति दर्ज करते हैं, उनकी उपस्थिति अमान्य होगी। सभी शिक्षक अपना अवकाश स्वीकृत कराने के बाद ही विद्यालय छोड़ें। दोस्तों, कद्दावर भाजपा नेता के बेटे ने जनसुराज का दामन थाम दिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में जनसुराज तेजी से अपने जनाधार को बढ़ा रही है। विभिन्न राजनीतिक और फिर सामाजिक संगठनों से कई नेता पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और फिर 4 बार सांसद रह चुके लालमुनि चौबे के पुत्र हेमंत चौबे ने भी अपने समर्थकों के साथ जासूपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं पर कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले 47 वर्षीय हेमंत चौबे ने दर्जनों समर्थकों के साथ पटना में जनसुराज का झंडा थामते हुए पार्टी में एंट्री की। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उन्हें पीला दुपट्टा ओढ़ा करके स्वागत किया।